दो दुनिया का वारिस अनकही कथा भाग 1 साइंस फिक्शन स्टोरी अध्याय 2 मेजॉल पर लैंडिंग। जनक 290 तेजी से प्लेनेट मेजॉल की तरफ बढ़ रहा था। धर्मा अभी तक अपनी नकारात्मक कश्मकश में ही घूम रहा था जब उसे एहसास हुआ कि इस नकारात्मकता से बाहर आने के लिए उसे अपने मन को कहीं लगाना पड़ेगा। उसने उस किताब पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया जो उसने अकस्मात ही उठाई थी। उसे लगा किताब पढ़ने से मन भी बहल जाएगा और उसे नींद भी आ जाएगी। वो उस किताब का निरीक्षण करने लगा, पर वो किताब कुछ पुरानी सी लग रही थी। धर्मा ने एक एक कर चारों किताबों को देखा। सभी बहुत पुरानी लग रही थी और उनकी लिखाई कुछ समझ नहीं आ रही थी। तभी धर्मा को टेलीपैथी हुई। ये पुस्तकें प्राचीन फ्लैशी लिपि में लिखी गई हैं। ये ड्रॉइड आपको इसका अनुवाद सीधे सीधे मानसिक तरंगों से कर देगा। जनक 290 ने धर्मा के मन की बात पढ़ ली थी और एक ड्रॉइड यानी छोटा रोबोट धर्मा की तरफ बढ़ा और उसने धर्मा से चारों पुस्तकें ले ली। धर्मा आश्चर्यचकित हो गया। जनक 290 बहुत ही विकसित स्पेसशिप था। ऐसा कुछ भी धर्मा ने पहले कभी नहीं देखा था। ड्रॉइड यानी छोटे रोबोट ने पुस्तकें पढ़ी और धर्मा को मानसिक तरंगों से उन चारों किताबों के बारे में बताने लग गया। धर्मा को धीरे धीरे सब कुछ समझ आ गया था। वो चारों पुस्तकें इरिट्रिया की सभ्यता के बारे में थी कि कैसे एंजेलन, सेंटोरस और फ्लैशी की उत्पत्ति और विकास ग्रीनलैंड पर हुआ। कैसे पक्षी वृंत से एंजेलन का विकास हुआ। कैसे पक्षी धीरे धीरे मानव रूपी इंटेलिजेंट प्रजाति में विकसित हो गए और पूरे ग्रीनलैंड पर फैल गए। जहां एक और एंजेलिन का विकास हो रहा था, वहीं अश्ववृंत से सेंटोरस का विकास भी धीरे धीरे हो रहा था। एंजेलिन और सेंटोरस के मध्य अनेकों युद्ध भी होते थे, परंतु क्योंकि एंजेलिन उड़ सकते थे और चार हाथों से हमला भी कर सकते थे, इसीलिए सेंटोरस एंजेलिन का मुकाबला नहीं कर पाए और भूभाग पर ये स्थापित हो गया कि एंजेलिन शक्तिमान है और वो ही राजयोग के काबिल है। एंजेलन राजा के वंशज ही धीरे धीरे अलग भूभागों पर शासन करने लगे। धीरे धीरे ग्रीनलैंड पर एंजेलन प्रजाति का शासन स्थापित हो गया। एंजेलन ही राजा, मंत्री तथा अन्य राजकीय पदों पर आसीन होते थे। शासन, राजनीति, उच्च सेना के पद, कला, विद्या आदि में हर तरफ एंजेलन की ही बहुतायत थी। सेंटोरस सेना के निचले पद के सैनिक, कृषक, काश्तकार, लोहार, शिल्पकार आदि में निपुण हो गए। ग्रीनलैंड की सभ्यता इन्हीं एंजेलन और सेंटोरस के इर्द गिर्द घूमने लगी और विकसित होने लगी। धर्मा को आश्चर्य हुआ कि फ्लैशी का समाज में बहुत ही निचला स्थान था। फ्लैशी जो पृथ्वी के मानव की तरह दिखते थे और धर्मा को उनसे विशेष लगाव हो गया था। वो एंजेलन प्रधान दुनिया में बिल्कुल ही निम्न श्रेणी पर थे। धर्मा ने जाना कि फ्लैशी का विकास कैसे हुआ था। कुछ मछलियां धीरे धीरे भू पर आ गई और जैसे पृथ्वी पर मानव का विकास इन जलीय जीवों से हुआ, वैसे ही इरिट्रिया पर भी इन जलीय जीवों से मनुष्य रूपी फ्लैशी का विकास हुआ। हालांकि जमीन पर रहने वाले फ्लैशी एंजेलन और सेंटोरस दोनों से ही कमजोर थे, इसलिए इन लोगों का जीवन कठिन था। अधिकतर फ्लैची या तो एंजेलन राजघराने के लोगों के सेवक बने या फिर उन्होंने सन्यासी जीवन ले लिया और जंगलों में कुटिया में रहे। बहुत सी मछलियां जमीन के विकास क्रम में विकसित नहीं हो पाई और वापस समुद्र में चली गई। इन मछलियों से धीरे धीरे इकियान प्रजाति का विकास हुआ, जिन्होंने समुद्र तल को अपना घर बना लिया और धीरे धीरे जैसे पृथ्वी पर मनुष्य का साम्राज्य स्थापित हो गया, वैसे ही इकियान ने समुद्र पर राज करना शुरू कर दिया। धर्मा ने जान लिया था कि ग्रीनलैंड पर जब एंजेलन का शासन हो गया और एक सुचारू सभ्यता स्थापित हो गई, तो कई पीढ़ियों बाद एंजेलन राजपुत्रों में
आपस में सत्ता का भयंकर खूनी संघर्ष चालू हो गया था। तब बहुत से इंजरन उड़ उड़कर हेज भूभाग में जाकर छुप गए थे। हेज भूभाग ग्रीनलैंड जितना उपजाऊ तो नहीं था। वहां या तो बड़े बड़े रेगिस्तान थे, या बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, या तो बहुत गर्म या अत्यधिक ठंडा, तथा वहां पर बहुत ही खतरनाक और विशालकाय जानवर थे। इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी जो इंजलैंड शरणार्थी ग्रीनलैंड से भाग कर आ गए थे, उन्हें हेज भूभाग को अपना स्थायी घर बना लिया था। इन लोगों ने अनेकों ऐसे हथियार बना लिए जो ग्रीनलैंड के इंजलन ने भी नहीं सोचे थे, जैसे बारूद से चलने वाली बड़ी तोप, क्योंकि विशालकाय और मांस भक्षी जानवर इन्हें अन्यथा अपना शिकार बना रहे थे। वो बड़े जानवर इन बहुत ही खतरनाक हथियारों से ही मारे जा सकते थे। इन इंजन लोगों ने धीरे धीरे कई आविष्कार किए, और देखते ही देखते हेज भूभाग ग्रीनलैंड से बहुत ही ज्यादा विकसित और उन्नत हो गया था। हेज पर अलग अलग 7 देश थे, और ग्रीनलैंड से इतर वहां राजा का पुत्र राजा नहीं बनता था, बल्कि चुनाव होते थे। बहुत से फ्लैशी जो कि ग्रीनलैंड में एंजलन राजघरानों की चाकरी से दुखी हो गए थे, वो भी हेज पहुंच गए, परंतु उनकी स्थिति वहां भी कुछ ज्यादा सुधरी नहीं थी। सेंटोरस को हालांकि हेज पर एक अलग देश मिल गया था, जिसका नाम था सेंटोरी लैंड। हेज के 7 देश अपने अपने प्रतिनिधि या सत्रप को चुनते, और वो सातों अपने में से एक को पूरे हेज भूभाग का महासत्रप चुनते थे। जिस समयकाल की वो किताबें थी, उनके मुताबिक हेज का महासत्रप था महाराजा, सेंटोरी लैंड का सत्रप राका, और ग्रीनलैंड का राजा किंग हीरा था। ग्रीनलैंड में सभी व्यापारियों का नेतृत्व क्वीन जोबा करती थी, और योगी बाबा उन फ्लैशी लोगों का गुरु था जो ग्रीनलैंड के जंगलों में सन्यासी जीवन बिताते थे। महाराजा एक एंजेलन था और हेज भूभाग का सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति था। उसके समय पर ही फ्लैशी लोगों को दंगों में मारा गया, और उसी के समय में एलियन हमला हुआ था। इधर समुद्र पर एक अलग ही सभ्यता ने जन्म ले लिया था, और वो इकियान लोग आपस में ही बहुत ही लड़ते थे। वो एक लड़ाकू प्रजाति थी। वो कई बार तो समुद्र पर चल रहे जहाजों को भी लूटकर समुद्र में सामान ले जाते थे। इनकी इस आपसी लड़ाई को रोकने के लिए परम गुरु नामक उन सब के नेता ने प्रमुख भूमिका निभाई। परम गुरु ने न सिर्फ इकियान के आपसी झगड़े मिटाए, अपितु धरती पर रहने वाले लोगों से भी इकियान लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे कर दिए। महाराजा और परम गुरु बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। धर्मा को इतना तो समझ आ गया था कि इरिट्रिया भूमि पर एंजलन की चलती थी, और समुद्र पर इकियान की। और धर्मा को ये भी समझ आ गया था कि एंजलन में भी हेज भूभाग ज्यादा विकसित था। इसीलिए जमीन पर रहने वाले सभी लोगों में महाराजा ही सबसे शक्तिशाली था। साथ ही धर्मा ने जाना कि एंजलन, सेंटोरस और इकियान सभी मूर्ति पूजा करते थे, और मूर्तियां बनाने के लिए एक विशेष मटेरियल का प्रयोग करते थे, पवित्र ब्लैक स्टोन। जबकि फ्लैशी लोग मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। वो सिर्फ बौफ में भरोसा करते हैं, और उनके लिए मूर्ति पूजा करना बहुत बड़ा पाप है। कई बार फ्लैशी लोगों को दंगों में मारा गया, परंतु अधिकतर उनको बचाने वाले भी वो ही मूर्ति पूजा करने वाले लोग ही होते थे। धर्मा को जिस प्रजाति ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया था, वो थी इकियान। समुद्र तल पर बसी ये प्रजाति हेयस के जैसी ही थी, अति उन्नत और बहुत शक्तिशाली। पानी के अंदर उनको कोई नहीं हरा सकता था। परम गुरु वास्तव में बहुत शक्तिशाली था, जो पूरे इकियान का प्रतिनिधित्व करते थे और सबसे ज्यादा पूजनीय थे। महाराजा और परम गुरु की दोस्ती भी हेयस और इकियान लोगों की आर्थिक तरक्की के लिए बहुत मददगार साबित हो रही थी। धर्मा को इरिट्रिया की कहानी बहुत ही जटिल लगने लगी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या वो खुद एक फ्लैशी है? क्या उसे बॉफ में मानना चाहिए? क्या फ्लैशी लोगों पर इरिट्रिया के ही अन्य लोग अत्याचार कर रहे थे? तो इन सब में नोकोवित कहाँ से आ गया?
धर्मा पूरी तरह से भ्रमित हो गया था। उन किताबों ने उसे कुछ ज्ञान देने के बदले बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया था। अब सिर्फ एक ही किताब बची थी जो धर्मा ने नहीं पढ़ी थी। वो एक स्वर्णिम कवर में रखी हुई थी। धर्मा ने वो किताब निकाली और उस ड्रॉइड असिस्टेंट को दी। उस ड्रॉइड ने किताब का शीर्षक पढ़ा, बॉफ। इससे पहले वो ड्रॉइड आगे पढ़ता, धर्मा ने वो किताब ले ली और उसे वापस कवर में डाल दिया। धर्मा को बहुत तेज नींद आ रही थी। एरिट्रिया की जटिल प्रजातियों और सभ्यताओं ने उसे बुरी तरह से परेशान कर दिया था। धर्मा सो गया और जल्द ही सपनों की दुनिया में खो गया था। एरिट्रिया और उसकी अलग अलग सभ्यताएं उसे सपने में भी नजर आ रही थी। उड़ता हुआ महाराजा, तैरता हुआ परम गुरु और कुटिया में बैठे योगी बाबा, तीनों धर्मा को कह रहे थे, तुम फंस गए हो। धर्मा को समझ आ गया कि ये प्लेनेट जिसका नाम पृथ्वी के देश से मिलता है, न सिर्फ जटिल है अपितु बहुत ही खतरनाक भी है। नोकोविद ने इन लोगों को गुलाम बना रखा है और ये चाहते थे कि एक फ्लैशी जिसको ये लोग सबसे कमजोर मानते हैं आकर इन्हें उस खतरनाक नोकोविद की गुलामी से आजाद कराएं। ये सब धर्मा को एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र लग रहा था। वो इन्हीं उडेड़ बुन में कब गहरी नींद में चला गया उसे पता भी नहीं चला। वह तकरीबन 15 घंटों तक सोता रहा। जॉली ने अपनी ब्लैक रॉक कार को मानसिक आदेश दिया और वो कार एक बहुत ही बड़े टेंट रूपी घर में बदल गई। उस टेंट रूपी घर में 6 कमरे थे और जॉली केंद्र के एक कमरे में बैठा हुआ था। जॉली के आसपास बहुत सारे उपकरण और अनेकों अलग प्रकार के हथियार थे। लॉरा, जॉली की गर्लफ्रेंड, भी जॉली के साथ ही थी। लॉरा को नहीं पता था कि जॉली यहाँ इस उजाड़ मेजॉल ग्रह के एक वीरान रेगिस्तान में क्या कर रहा था। टेंट के बाहर का रेगिस्तान बुरी तरह से तप रहा था। क्या जॉली इसको इंटरेस्टिंग डेट बोलता था? लॉरा, जो एंजेलिन प्रजाति की थी, वो कुछ दिनों पहले ही जॉली के संपर्क में आई थी जब जॉली इरिट्रिया पर था। जॉली एक नमूँ था और एक बहुत ही प्रशिक्षित जासूस भी था। जॉली डाइस का सबसे चहीता जासूस था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा चालाक और कुटिल था, और इसलिए भी क्योंकि जॉली के पिता नोकोविद के सबसे खास आदमियों में से एक थे, मिनिस्टर ऑफ नियो जॉर, मतलब इरिट्रिया जैसे बहुत से ग्रहों के प्रशासनिक अधिकारी। अनेकों ग्रह उनके प्रशासनिक नियंत्रण में थे। साथ ही उन ग्रहों का सारा कर और वित्त उनके ही नियंत्रण में था। जॉली हमेशा अपने वफादार रोबोट असिस्टेंट को अपने साथ रखता था। जॉली ने रोबोट असिस्टेंट को कुछ मानसिक संदेश दिए और उसने उपकरण आदि को व्यवस्थित करना स्टार्ट कर दिया था। जॉली की मानसिक संदेश देने की कला इतनी निपुण थी कि वो जिसे चाहे उसे ही वो संदेश मिलते थे। लॉरा को पता भी नहीं चल रहा था कि जॉली और उसका रोबोट क्या बात कर रहे हैं। हालांकि लॉरा को भी मानसिक संदेश से बातें करना आता था, जैसा अब अधिकतर फ्रान गैलेक्सी के इंटेलिजेंट जीवों को आता था। परंतु जॉली के संदेश को कोई मशीन भी पकड़ ले, ये संभव ही नहीं था। लॉरा ने थोड़ी देर इंतजार किया और फिर उसके सब्र का बांध टूट गया। उसको लग गया था कि जॉली अपने कार्य में इतना ज्यादा बिजी है कि वो उसे कुछ समय ही नहीं दे रहा था। लॉरा ने झिल्लाकर बोला, तो क्या ये तरीका है तुम्हारा मेरे साथ समय बिताने का? जॉली ने उसे थोड़ा इग्नोर किया और अपने रोबोट असिस्टेंट को कुछ आवश्यक निर्देश देने लग गया। लॉरा को यह बात बहुत ही बुरी लगी कि जॉली उससे ज्यादा अहमियत उस रोबोट को दे रहा था। इसका मतलब जॉली अपने काम को अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर प्रमुखता दे रहा था। जॉली, तुम मुझे पहले बता देते तो मैं तुम्हारे साथ इस उजाड़ प्लेनेट पर नहीं आती। लॉरा अत्यधिक गुस्से में बोली, मैं इरिट्रिया में खुश थी। पता नहीं वो कौन सा मनूस दिन था जिस दिन मैंने तुम्हारे साथ मेजॉल आने का फैसला किया। जॉली बहुत ही प्रशिक्षित जासूस था।
उसने अनेकों खतरनाक मिशन अकेले ही अंजाम दे दिए थे। वो डाइस का चहेता था और पूरे ज़ौर साम्राज्य में ऐसा कोई नहीं था जो उससे पार पा जाए। परंतु लड़कियों के पास एक अलग ही शक्ति होती है। ये जॉली को शायद मालूम नहीं था। उसने खतरनाक अपराधियों को पकड़ा होगा, परंतु गर्लफ्रेंड को समझा पाना उसके बस की बात ही नहीं थी। लॉरा का रौद्र रूप देखकर जॉली के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। डार्लिंग, स्वीट हार्ट, बस कुछ मिनट में ही ये सब खत्म और मैं तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा। नहीं जॉली, मुझे तुम्हारे साथ कोई समय नहीं बिताना। मैं इस रेगिस्तान में पानी ढूंढने जा रही हूँ। तुम्हें तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। स्वीटहार्ट, ऐसा नहीं है। सुनो तो प्लीज। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लॉरा ने अत्यंत गुस्से में जॉली के शब्दों को काटते हुए बोला। जॉली को समझ आ गया था कि उसे काम रोककर पहले लॉरा के साथ कुछ समय बिताना पड़ेगा। लॉरा को आखिर वो साथ लेकर आया था, तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लॉरा को कम से कम थोड़ा समय तो दे। जॉली ने काम रोक दिया और लॉरा को बोला, चलो स्वीटहार्ट, अंदर वाले कमरे में चलते हैं, जहां केवल तुम और मैं होंगे और कोई नहीं। ये काम वगैरह सब बाद में। लॉरा खुश हो गई थी। वो जॉली के साथ समय बिताने आई थी, ना कि जॉली को काम करते हुए देखने। दोनों अंदर रूम में चले गए और रोबोट असिस्टेंट अपने ही किसी काम में लग गया था। उस असिस्टेंट को बिना जॉली के निर्देशों की नहीं पता था कि कैसे उस टारगेट की मॉनिटरिंग करे, क्योंकि वो टारगेट भी बहुत ज्यादा कुटिल और चालाक था। यदि वो रोबोट असिस्टेंट कोई मानव होता तो उसे गुस्सा आता कि ऐन मौके पर लॉरा जॉली को भटका कर ले गई। इससे उस चालाक टारगेट को अपनी जगह बदलने का मौका मिल जाएगा। मेजॉल बहुत बड़ा ग्रह था और बड़ी मुश्किल से ही वो लोग उस टारगेट को ढूंढ पाए थे। जब धर्मा की नींद खुली तो धर्मा को लगा कि वह पूरी तरह से ऊर्जावान हो चुका है। उसका ध्यान बॉफ की तरफ गया। उसने फिर वो पुस्तक उठाई और ड्रॉइड रोबोट को देने लगा, ताकि वो रोबोट मानसिक तरंगों से समझा सके। परंतु फिर धर्मा को ना जाने क्या लगा, उसने बॉफ को एक तरफ रख दिया। धार्मिक पुस्तकें उसे ज्यादा पसंद नहीं थी। धर्मा को नहीं पता था कि जोरो उसे देख रहा है। जोरो उसको हर पल मॉनिटर कर रहा था। जोरो को जब लगा कि धर्मा बॉफ को नहीं पढ़ रहा, तो उसने धर्मा के रूप में अपने आप को बीम कर लिया। मालिक, आपने बॉफ नहीं पढ़ी? धर्मा को थोड़ा अजीब लगा कि जोरो को कैसे पता चल जाता है कि धर्मा क्या कर रहा होता है। वह हर बार धर्मा के पास इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाता है। धर्मा सोच में पड़ गया। जोरो ने धर्मा का मन पढ़ लिया और बोला, मालिक, मैं आप पर हर पल नजर रखता हूँ। जोरो को ये बोलने में कोई शर्म नहीं थी कि वो धर्मा की प्राइवेसी में दखल दे रहा था। कोई बात नहीं जोरो, मुझे ये बताओ कि मैं कहाँ नहाऊं। धर्मा ने बात को बदलते हुए बोला, मालिक, आप पास वाले चैम्बर में चले जाइए। धर्मा पास वाले चैम्बर में चला गया। वो एक बहुत ही छोटा सा चैम्बर था। जनक 290 में काफी उजाला था, परंतु इस चैम्बर में काफी अंधेरा था। ये चैम्बर एक छोटा अंधेरी गुफा सा था। धर्मा को नहीं पता था कि कैसे इस अंधेरे चैम्बर में वो नहा सकेगा या अपने नित्य कर्म कर सकेगा। उसने आज तक कभी भी किसी स्पेसशिप में यात्रा नहीं की थी। हाँ, यदि जोरो उसे किडनैप नहीं करता तो शायद वो एमवी कैरोस्टोर में सफर कर रहा होता। तभी धर्मा से किसी ने टेलीपैथी की, अपने कपड़े उतारिए। धर्मा को कुछ समझ नहीं आया। फिर टेलीपैथी हुई, अपने कपड़े उतारिए। धर्मा को समझ आ गया कि जनक 290 उसे कपड़े उतारने के लिए बोल रहा है। इतना ज्यादा विकसित है ये स्पेसशिप। हालांकि धर्मा को अभी तक जनक 290 ने विस्मित कर रखा था, परंतु उसने अपने कपड़े उतार दिए। धर्मा को लगा कि बहुत सारी छोटी छोटी सुइयों से उस पर तेज किरणें डाली जा रही थी। धर्मा की बॉडी की सारी गंदगी साफ हो रही थी।
उसके आंतरिक हिस्से भी साफ हो रहे थे। धर्मा को ऐसा लगा कि वे पूरी तरह से साफ हो चुका था। ऐसा बहुत ही अच्छी तरह नहाने के बाद भी नहीं होता। तभी धर्मा को एक अलग सी गुदगुदी हुई। उसे लगा कोई बहुत छोटा जानवर या कीड़ा उसके शरीर पर चल रहा है। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर एक अलग ही प्रकार के कपड़े से ढक गया। वो कपड़ा फिर अपने आप ही एक टाइट टी शर्ट और जीन्स पैंट में बदल गया। उस कपड़े का कुछ हिस्सा लाल रंग के दो जूतों में बदल गया और उन्होंने धर्मा के पैरों को ढक लिया। धर्मा को फिर टेलीपैथी हुई। आप बाहर जा सकते हैं। धर्मा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो बाहर आ गया। मालिक, आप पर ये पीकाबू ड्रेस खूब फब रही है। जोरो ने अपने दाएं हाथ की तर्जनी उंगली और अंगूठे को जोड़ते हुए इशारा करते हुए कहा। धर्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ही असमंजस की स्थिति में था। जोरो को समझ आ गया। उसने कहा, मालिक, जब भी हम स्पेस ट्रेवल में होते हैं, हम ऐसे ही नहाते हैं और ऐसे ही साफ होते हैं। धर्मा को बहुत आश्चर्य हुआ। जनक 290 इतना विकसित स्पेसशिप है कि वो इंसानी क्रू को साफ कर देता है और ऐसी पिकाबू ड्रेस देता है। बहुत ही विकसित स्पेस शटल है। जोरो ने धर्मा का मन पढ़ लिया और बोला, जनक 290 ने आपको साफ जरूर किया है, परंतु मालिक, ये पिकाबू ड्रेस मैंने आपको भेजी है। मैं आपको निर्वस्त्र कैसे देख सकता था? धर्मा ने सोचा, पिकाबू ड्रेस? बड़ा अजीब सा नाम है ड्रेस के लिए। जोरो ने फिर से धर्मा का मन पढ़ लिया था। वो बोला, पिकाबू ड्रेस जॉर प्लेनेट की खोज है। जॉर साम्राज्य का 410वां प्लेनेट इरिट्रिया है। नोकोविच, जो कि जॉर का सुप्रीम कमांडर है, उसने जब इरिट्रिया को जीत लिया और नोकोविच का शासन इरिट्रिया में स्थापित हो गया, तब इरिट्रिया वासियों को बहुत सारी चीजों का पता चला। उनमें से एक थी पिकाबू ड्रेस। ये ड्रेस किसी भी कपड़े का या फैब्रिक का रूप बदल सकती थी। अभी आप इसके मालिक हैं। आप इसे जो भी मानसिक संदेश देंगे, ये ड्रेस वैसी ही बन जाएगी। धर्मा को आश्चर्य हुआ, ये लोग कितनी ज्यादा विकसित हैं। फिर तो जोरो, मुझे ये मानसिक तरंगों से बात करने की कला जल्द ही सीखनी पड़ेगी। हमें मेजोल पहुंचने में 44 दिन लगेंगे। तब तक मैं आपको सिखा दूंगा। मैं सीखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूं जोरो। नोकोवित को अभी तक वो दो यादें बहुत सताती थी। एक तरफ उसके पिता रॉल्फ की मौत, वो भी उन्हीं लोगों के हाथों जिनकी सेवा के लिए उसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। नोकोवित को अभी भी पिता रॉल्फ के अंतिम शब्द याद थे, जब रॉल्फ को सजाए मौत दी जा रही थी। मेरी गलती सिर्फ ये थी कि मैं इरिट्रिया हार गया। नोकोवित इन शब्दों को कभी नहीं भूल पाया। आज तकरीबन 400 वर्षों बाद भी उसे अपने पिता को दी जा रही सजाए मौत साफ साफ दिखती थी। दूसरा सबसे बुरा हादसा था नोकोवित के नवजात बेटे का क्रूर बोरो द्वारा अपहरण। बोरो ने अपनी ही नाती का अपहरण किया था। नोकोवित को आज भी इस बात का दुख था कि कैसे कोई नाना अपने ही नाती को उसके माता पिता से अलग कर सकता है। नोकोवित की पत्नी, जो कि बोरो की बेटी थी, इस दुखद घटना से पहले ही एक दुर्घटना में मारी जा चुकी थी। उसके बाद बोरो ने नोकोवित के पुत्र का भी अपहरण करके नोकोवित को दुनिया में अकेला कर दिया था। यदि तुम्हारी ये खबर गलत निकली, तो तुम बहुत पछताओगे, नोकोवित ने डायस को कहा। डायस यदि दुनिया में किसी से डरता था, तो वो नोकोवित था। नोकोवित अत्यंत बदतमीज और बददिमाग था। वो बहुत इंटेलिजेंट था और पूरी फ्रान गैलेक्सी में नोकोविच से इंटेलिजेंट कोई नहीं था। डाइस की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो नोकोविच के पास भी आ सके। वो नोकोविच के विशाल चैम्बर में बहुत दूर खड़ा था। नोकोविच डाइस से कम 200 फीट दूर एक बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठा था।
डायस को ये अधिकार था कि वो नोकोविक के चैम्बर के अंदर आकर बात कर सके। बाकी लोगों को तो बाहर से ही मानसिक तरंगों से बात करनी पड़ती थी। नोकोविक कई मीटर दूर खड़े व्यक्ति से भी आसानी से मानसिक तरंगों द्वारा बात कर सकता था। डायस डरते डरते टेलीपैथी करता है। नहीं, नहीं मेरे मालिक, खबर पक्की है। टेररिस्ट बोरो मेजोल प्लेनेट पर ही है। नोकोविद ने आक्रोश भरे स्वर में कहा। फिर मेरी अजय सेना की टुकड़ी को आदेश दो, अभी की अभी जाए और बोरो को पकड़ कर ले आए। डायस को पता था नोकोविद यही आदेश देगा। डायस ने विनम्रता से बोला, मेरे मालिक, मैंने मेरे जासूसों को बोल दिया है, वो अपना काम कर देंगे। जब तुम्हारे पास अजय सेना है तो जासूसों की मदद क्यों लेनी है? नोकोविद ने गुस्से में कहा, मेरे मालिक, हमने मेजोल की तरफ सुपर स्पेसवे नहीं बनाया है। अजय सेना को वहां पहुंचने में 55 से 60 दिन लग जाएंगे। डायस ने बड़े गंभीर स्वर में बोला। नोकोविक के गुस्से की सीमा ही ना रही। इतने में तो टेररिस्ट मेजोल छोड़कर जा भी सकता है। मैंने आदेश दिया था कि स्पेसवे बन जाना चाहिए। तुम लोगों ने इतनी लापरवाही क्यों की? डायस ने अत्यंत विनम्रता से जवाब दिया, मेरे हजूर, हम स्पेसवे मर्कल की तरफ बना रहे थे ताकि यदि मर्कल से कोई आक्रमण करता है तो हम वहां जल्दी पहुंच सके। परंतु मेजोल तो उल्टी दिशा में है। हमें ऐसा लगा कि वहां स्पेसवे बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। नोकोविक गुस्से से लाल पीला हो गया। वो बोला, तुम जैसे निकम्मे लोगों को मैंने भर्ती कर रखा है। तुम्हें जो करना है करो, परंतु बोरो को यदि पकड़कर ट्रायल के लिए जोर नहीं भेजा गया तो समझ लेना तुम्हें क्लाउड बिल्डिंग छोड़कर X141 की जेल में समय बिताना पड़ेगा। डायस बुरी तरह डर गया था। उसे किसी भी कीमत पर बोरो को पकड़ना था। डायस को अब अपने किए पर गुस्सा आ रहा था। उसे अपना अति उत्साह भारी पड़ गया था। उसको बोरो को पकड़ने के बाद ही नोकोविद को बताना चाहिए था। यदि अब बोरो मेजोल से भागने में कामयाब हो गया, ये सोचकर ही डायस की रूह कांप रही थी। नोकोविद की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। नोकोविद अत्यंत बददिमाग, क्रूर और बिगड़ैल मिजाज था और वो कब क्या फैसला लेगा किसी को नहीं पता था। उसको सिर्फ एक ही लड़की नियंत्रित कर सकती थी, परंतु अफसोस, वो भी बहुत सालों पहले मर चुकी थी। उसकी मृत्यु के बाद से नोकोविद और भी ज्यादा अप्रत्याशित हो गया था। नोकोविद ने डाइस को जाने का इशारा कर दिया और डाइस डरते डरते अपने आधे मशीन आधे मानव शरीर को लेकर चुपचाप अपने चैम्बर में आ गया। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और जोरो धर्मा को मानसिक तरंगों से बात करना सिखा रहा था। फ्रान गैलेक्सी की सबसे इंटेलिजेंट प्रजातियां अब मानसिक तरंगों से ही बातें करती थी। धर्मा भी बहुत जल्दी ये कला सीख रहा था। कुछ दिनों में धर्मा ने मानसिक तरंगों द्वारा टेलीपैथी करना सीख लिया था। उसने जोरो को टेलीपैथी के जरिए संदेश दिया। जब इरिट्रिया में एंजेलन, सेंटोरस, फ्लैशी और पानी के अंदर इकियान जैसे विकसित लोग थे, तो नोकोविद और जोर के लोग तो बहुत ही विकसित होंगे। जोरो खुश हुआ कि बहुत ही जल्द धर्मा ने टेलीपैथी करना सीख लिया था। वो वास्तव में दो दुनिया का वारिस था, दो दुनिया का ज्ञान और ऊर्जा लिए हुए। हाँ मालिक, हालांकि जोर के लोग दिखने में फ्लैशी या पृथ्वी के मानव जैसे ही दिखते हैं। इरिट्रिया के लोगों ने मानसिक तरंगों से बातें करना जोर के लोगों से ही सीखा था। जोर और इरिट्रिया के दूसरे युद्ध के बाद जोरो ने मासूमियत से धर्मा के प्रश्न का उत्तर दिया। दूसरा युद्ध? धर्मा ने आश्चर्यचकित होकर बोला। हाँ मालिक, जोर और इरिट्रिया के बीच दो युद्ध हुए और दूसरे युद्ध के बाद जोर का इरिट्रिया पर कब्जा हो गया। तब से इरिट्रिया के लोग जोर के और नोकोविद के अधीन हो गए।
और नोकोविद ने सब लोगों को मानसिक तरंगों से बात करना सिखा दिया। दूसरे युद्ध के बाद इरिट्रिया पर ज़ौर का कब्जा हुआ, तो पहले युद्ध में क्या हुआ? धर्मा ने आश्चर्य से पूछा। पहला युद्ध हम जीत गए थे, ज़ोरो ने उत्साहित होकर जवाब दिया। धर्मा के आश्चर्य और चिंता की कोई सीमा ही ना रही। ये लोग जो एक बार नोकोविद को हरा चुके हैं और अब ये चाहते हैं कि धर्मा उनके लिए युद्ध जीते, क्या ये बिल्कुल ही पागल है? ज़ोरो ने धर्मा की मन की बात पढ़ ली। वो जानता था कि धर्मा को अभी सिर्फ मानसिक तरंगों से बात करना आता है, किंतु दूसरों से बातें छुपाना अभी नहीं आता था। मालिक, पहले युद्ध में नोकोविद को नहीं, हमने नोकोविद के पिता रॉल्फ को हराया था। उनका बदला लेने के लिए नोकोविद ने हम पर हमला कर दिया। धर्मा पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था। रॉल्फ और ज़ौर को ये लोग एक बार हरा चुके हैं, तो वो धर्मा से क्या चाहते हैं? मालिक, नोकोविद को हराना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि उसके पास क्विड नामक हथियार है, जिससे वो पूरी फ्रान गैलेक्सी को एक साथ मिटा सकता है। धर्मा ने डरते हुए कहा, क्या? पूरी गैलेक्सी को एक साथ खत्म कर सकता है? उससे मैं कैसे लड़ूंगा? मालिक, आप सन ऑफ गॉड हो। बॉफ कहती है कि आप नोकोविद को आसानी से खत्म कर देंगे। धर्मा को अब अजीब सी शंका होने लगी। ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये लोग जो एक बार नोकोविद के पिता को हरा चुके हैं, अब ये मानते हैं कि पृथ्वी पर पल रहा बालक आकर नोकोविद को हरा सकता है, वो भी उस नोकोविद को जो चाहे तो पूरी गैलेक्सी को एक बार में ही खत्म कर सकता है। धर्मा का दिल पूरी तरह से बैठ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे इतने शक्तिशाली दुश्मन का मुकाबला कर सकता है। इन लोगों ने उसे कहाँ फंसा दिया था? धर्मा ने धीरे धीरे अपने आप को संभाला और ज़ोरो को कहा कि उसे मानसिक संदेश को छुपाना भी सिखाएं। समय धीरे धीरे बीतता गया और जल्द ही जनक 290 ने ऐलान किया, हम मेजोल पहुंच चुके हैं। ज़ोरो की खुशी की सीमा ही ना रही और धर्मा के डर और शंका की। जॉली को सभी उपकरण सही लग रहे थे। एक बार उसका टारगेट उसको चकमा देकर निकल चुका था, इसीलिए जॉली कोई चांस नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसे वापस से उस टारगेट की ट्रेल जानने में कई दिन लग गए थे। जॉली वापस कोई गलती नहीं कर सकता था। उसकी गर्लफ्रेंड लॉरा को समझ नहीं आ रहा था कि जॉली किसका पीछा कर रहा था और बार बार वो उस ब्लैक रॉक कार से मेजॉल के अलग अलग स्थान पर क्यों घूम रहा था। जॉली अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बार बार क्रॉस चेक कर रहा था। उसकी ब्लैक रॉक कार अभी भी टेंट रूपी घर में बदल रखी थी। लॉरा फिर से काफी ज्यादा बोर हो रही थी। उसके पास करने को कुछ नहीं था। जॉली वापस अपने काम में व्यस्त हो गया था। उसने अपने रोबोट असिस्टेंट को मानसिक संदेश दिया। टारगेट ने अपना स्थान बदल लिया, परंतु उसे नहीं पता कि मैंने उस पर डबल सर्वेलेंस लगा रखी है। मैंने इस इंस्ट्रूमेंट को वापस से टारगेट पर सेट कर दिया है। जो बातें जॉली अपने असिस्टेंट को बोल रहा था, वो लॉरा नहीं सुन पा रही थी। जॉली अपने रोबोट असिस्टेंट से हमेशा ही सिक्योर मेंटल वेव से बात करता था। लॉरा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। उसने आखिरकार गुस्से में बोल दिया, तुम मुझे अपने साथ क्यों लाए हो, जब तुम्हें मेरे साथ कोई टाइम स्पेंड ही नहीं करना था जॉली? अरे मेरी जान, बस ये इंस्ट्रूमेंट एक बार सेट हो जाए, फिर मुझे कुछ नहीं करना। जॉली ने प्यार से बोला। इंस्ट्रूमेंट सेट हो जाए, फिर यहाँ इस बेजान जंगल में तुम मेरे साथ क्या टाइम स्पेंड करना चाहते हो? लॉरा अत्यधिक गुस्सैल स्वर में बोली। लॉरा काफी ज्यादा बेचैन हो रही थी, इसलिए जॉली को बोलना पड़ा। अरे स्वीटहार्ट, मुझे एक टारगेट का पीछा करना है। बस इंस्ट्रूमेंट सेट होते ही मेरा काम खत्म। फिर बस बैठना है और कुछ नहीं करना है। तुम किस टारगेट का पीछा कर रहे हो जॉली?
जॉली ने कुछ जवाब नहीं दिया और अपना काम करने में लग गया। लॉरा उसे नाराजगी भरी नजर से देखती रही। जॉली अपने ड्रॉइड रोबोट के साथ बात कर रहा था, परंतु वो सिक्योर मेंटल वेव से टेलीपैथी कर रहा था। लॉरा बहुत ही कोशिश कर रही थी, परंतु जॉली और उसके रोबोट असिस्टेंट के बीच की बातें वो नहीं पकड़ पा रही थी। जॉली अजय सेना का एक प्रमुख स्पाई था। उसे जिसे भी मेंटल वेव से जो भी संदेश देना होता था, वो दे सकता था। कोई भी उसका मेंटल संदेश आसानी से पकड़ नहीं सकता था। इसलिए लॉरा चाहकर भी जॉली और उसके रोबोट असिस्टेंट के बीच की बातों को जान नहीं पा रही थी। यदि तुम्हें इस टिन के डिब्बे के साथ ही बात करनी है, तो मुझे यहाँ क्यों लाए? लॉरा गुस्से में बोली। इस बेजान जगह पर, इस फालतू से मेजोल प्लेनेट पर तुम किस टारगेट का पीछा कर रहे हो? जॉली काम करते करते रुक गया और लॉरा के पास आकर बोला, तुम्हें पता है कि मैं ये सब तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। इतना समझ लो, मेरा काम बस हो गया और मुझे टारगेट को सिर्फ फॉलो करना है। इंस्ट्रूमेंट सेट हो गए हैं, मैं अब तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। लॉरा ने जॉली को कस कर हग किया। तभी जॉली के इंस्ट्रूमेंट पर एक सिक्योर मैसेज आ गया। लॉरा ने गुस्से से जॉली को देखा। जॉली ने सिक्योर मैसेज को जवाब दिया और उसने जानबूझकर स्पीकर मोड पर रख दिया ताकि लॉरा को भी मानसिक संदेश प्रेषित हो सके। संदेश इरिट्रिया से एक जासूस का था। मुझे मालूम पड़ा है कि इरिट्रिया के गवर्नर कौर का मर्डर होने वाला है। सपोर्टर ऑफ बर्फ नामक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नर कौर के किसी बॉडीगार्ड को प्लान किया है, जो कौर का मर्डर करने वाला है। तुम्हें अपने पिता से बात करनी पड़ेगी और गवर्नर कौर को फंक्शन कैंसिल करने के लिए बोलना पड़ेगा। संदेश खत्म हो गया था। लॉरा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा ये जासूस इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इरिट्रिया में किसी को देने की बजाय तुम्हें या मेजोल में मैसेज कर रहा है, जो इरिट्रिया से 1000 प्रकाश वर्ष दूर है और एक तरफ संदेश आने में ही कई घंटे लग जाते हैं। जॉली ने मानसिक संदेश देकर कम्युनिकेशन बंद की। उसने लॉरा की तरफ देखा और बोला, गवर्नर कौर के प्रशासन में छोटे स्पाई की बात कोई नहीं सुनता। लॉरा ने हाथ का इशारा करते हुए मजाकिया लहजे में बोला, तो तुम क्या बहुत बड़े स्पाई हो? तभी लॉरा को एहसास हुआ कि इरिट्रिया का स्पाई बोल रहा था कि जॉली को अपने पिता से बात करने के लिए। तुम्हारे पिता कौन है? लॉरा ने जॉली का हाथ पकड़ के बोला, मेरे पिता मिनिस्टर ऑफ नियो जॉर हैं। लॉरा ने आश्चर्य से बोला, क्या? मतलब नोकोविक प्रशासन में 25 ग्रहों के और इरिट्रिया के गवर्नर कौर के बॉस? इतने बड़े व्यक्ति के बेटे को स्पाई बनने का ख्याल कैसे आया? तुम तो कोई भी बड़ा पद आसानी से ले सकते थे। मेजोल जैसे इतने खतरनाक प्लेनेट पे आकर जान जोखिम में क्यों डाली? जॉली ने जवाब नहीं दिया और अपना काम करने लग गया। लॉरा उठी और बाहर जाने लगी। जॉली ने लॉरा का हाथ पकड़ते हुए बोला, अरे बाबा, मैं अभी फ्री हो जाऊंगा, फिर हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। नाराज मत हो प्लीज। लॉरा ने प्यार भरे स्वर में बोला, मैं नाराज नहीं हूं, तुम बिजी लग रहे हो। फिर इस मैसेज के बाद तुम्हें अपने पिता से भी तो बात करनी पड़ेगी, उन्हें संदेश देना पड़ेगा। इन सब सिक्योर मैसेज में समय लगेगा। तब तक मैं बाहर एक चक्कर लगा के आती हूँ। देखूं तो इस बेजान जगह पर क्या-क्या नजारे हैं। लॉरा ने जॉली को बहुत जोर से हग किया और बाहर निकल गई। जॉली अपने रोबोट ड्रॉइड को इंस्ट्रक्शन देने में व्यस्त हो गया था। धर्मा और जोरो मेजोल में उतरकर खाली बेजान जमीन पर तकरीबन 3 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद एक घर में गए। धर्मा को लगा था कि वो किसी बहुत विकसित प्लेनेट में पहुंचेगा। जनक 290 ने उसे आश्चर्यचकित कर रखा था। उसे जनक 290 से ज्यादा विकसित कुछ नहीं देखा था। इसलिए धर्मा को लग रहा था कि वो किसी बहुत ही विकसित प्लेनेट पर उतरेगा। परंतु मेजोल बहुत ही रूखा और सूखा था।
जिस बिल्डिंग में जोरो धर्मा को ले गया, वो बिल्डिंग भी टूटी-फूटी और पुरानी सी थी। लग ही नहीं रहा था कि ये किसी विकसित सभ्यता का कंस्ट्रक्शन है। पृथ्वी पर ऐसी बिल्डिंग सैकड़ों वर्ष पहले बनती थी। धर्मा ने जैसे ही बिल्डिंग में एंट्री ली, उसने अपने आप को एक बहुत बड़े कमरे में पाया और सामने लेडी तारा खड़ी थी। मेरे भाई, तुम आ गए? तारा ने अपनी बाहें फैलाई और बोला। धर्मा को नहीं पता था कि ये कौन है, परंतु उसने तारा को धीरे से गले लगाया। ये लेडी तारा है, आपकी बड़ी बहन, जोरो ने धर्मा को बताया। लेडी तारा धर्मा को दिखने में पृथ्वी की ही किसी 35 से 40 वर्ष की महिला की तरह दिख रही थी। धर्मा कंफ्यूज था कि वो क्या कहे और क्या करे। जोरो ने उसे तनाव मुक्त करने के लिए कहा, चलिए मालिक, लेडी तारा और मैं आपको प्रोफेसर बोरो के पास ले चलते हैं। आपकी सारी शंकाओं का समाधान वो कर देंगी। लेडी तारा ने सर हिलाया और हाथों से इशारा किया। धर्मा और जोरो दोनों लेडी तारा के पीछे पीछे चलने लग गए। वो बहुत ही पुरानी इमारत थी और उसका निर्माण बहुत ही औसत दर्जे का प्रतीत हो रहा था। धर्मा धीरे धीरे लेडी तारा के पीछे चलते चलते जोरो के साथ एक छोटे से कमरे में आ गया। लेडी तारा उसको एक बहुत छोटे और अंधेरे कमरे में ले आई थी। ये पृथ्वी के किसी लिफ्ट की तरह लग रहा था। जैसे ही वो तीनों उस छोटे लिफ्ट रूपी कमरे में गए, लेडी तारा ने मानसिक संदेश दिया और वह कमरा छोटा और छोटा होता जा रहा था। धर्मा को समझ ही नहीं आ रहा था कि जोरो पृथ्वी से इतनी दूर लाकर क्या इस प्रकार मारना चाहता है। धीरे धीरे कमरा बिल्कुल छोटा हो गया। एक प्रकाश की तेज पुंज ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया और धीरे धीरे प्रकाश छट गया। उसने अपने आप को एक बहुत ही आलीशान भवन के कमरे में पाया। यहाँ आराम की सभी चीजें मौजूद थी। दीवारों पर भांति भांति की पेंटिंग्स व टेपेस्ट्री, बड़े गद्देदार सोफे, आरामदायक कुर्सियां, संगमरमर की विशाल मेज, अनेकों रोबोट्स, ऐसे उपकरण और संयंत्र जो धर्मा ने कभी नहीं देखे थे। उस कमरे में चारों ओर विलासिता की झलक दिखती थी। उसके बीचों बीच खड़ा था प्रोफेसर बोरो। दिखने में प्रोफेसर बोरो पृथ्वी के ही किसी सामान्य बुजुर्ग की तरह लग रहे थे। उनकी आयु धर्मा को कुछ 55-60 वर्ष की लग रही थी, जबकि वो 650 वर्षों से भी अधिक आयु के थे। तुम्हारा स्वागत है, प्रोफेसर बोरो ने धर्मा को टेलीपैथी की। धर्मा ने टेलीपैथी से जवाब दिया, धन्यवाद, आप प्रोफेसर बोरो हैं? बोरो काफी खुश हो गया कि धर्मा ने टेलीपैथी की कला सीख ली थी। प्रोफेसर बोरो ने कहा, क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि तुम टेलीपैथी कर सकते हो। हाँ, जोरो ने मुझे सिखाया। तुम्हारा नाम क्या है? प्रोफेसर बोरो ने मानसिक संदेश द्वारा बोला। धर्मा आश्चर्यचकित हो गया। प्रोफेसर बोरो उसका मन नहीं पढ़ पा रहे थे, परंतु बोरो ने धर्मा का मन पढ़ लिया था और बोरो बोला, हम टेलीपैथी से वो ही जान सकते हैं जो व्यक्ति सोच रहा हो। जो उसके अवचेतन मन में क्या चल रहा है वो नहीं जान सकते। समझ गया, मेरा नाम धर्मा है। प्रोफेसर बोरो धर्मा के पास आए और बोले, शाबाश सन ऑफ गॉड, अब तुम्हें मैं सेरिब्रल मशीन में डाल देता हूं। धर्मा कंफ्यूज हो गया, ये उससे क्या चाहते हैं? प्रोफेसर बोरो ने कहा, धर्मा, तुम पृथ्वी पर कुछ ऐसी चीजें सीख चुके हो जो हमें नहीं पता। जब तुम्हें हमारा ज्ञान मिल जाएगा तो तुम पृथ्वी से अर्जित ज्ञान को मिक्स करके नोकोविद के क्विड से भी ज्यादा खतरनाक हथियार बना सकते हो। धर्मा पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था। उसने कहा, ये आप इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि बर्फ में लिखा है कि मैं एक खतरनाक हथियार बना सकता हूं, इसीलिए मैं हथियार बना पाऊंगा। बोरो ने गुस्से में बोला, सिर्फ इसीलिए नहीं, हालांकि बर्फ सच्ची है, परंतु तुम वैज्ञानिक रूप से सोचो तो भी दो दुनिया का ज्ञान जिसे प्राप्त हो वो किसी भी सूरत में ज्यादा शक्तिशाली होगा। धर्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
वो बहुत ही असमंजस में था। तभी लेडी तारा ने टेलीपैथी की। प्रोफेसर बोरो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, परंतु उनको स्टोरी सुनानी नहीं आती है। धर्मा ने तारा की ओर देखा। तारा ने आगे बोला, इससे पहले तुम द ग्रेट सन ऑफ गॉड, जिसमें दो दुनिया का मिश्रित ज्ञान और ऊर्जा समाहित होगी, प्रोफेसर बोरो के लिए हथियार बनाओ। तुम्हें समझाना होगा कि पहेली है क्या, जिसे सन ऑफ गॉड को सुलझाना है। बोरो को ये सब समय की बर्बादी लग रही थी, परंतु वो कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया और लेडी तारा और धर्मा उस बड़े कमरे में, जहां धर्मा टेलीपोर्ट होकर पहुंचा था, वहां बैठ गए। जोरो भी प्रोफेसर बोरो के साथ चला गया था। सूरज तेजी से प्रकाशमान था और कमरे में पूरी रोशनी आ रही थी। लेडी तारा ने धर्मा को सोफे पर आराम से बैठाकर कहानी शुरू की।